Hello, good morning. This is Sambhav Kumaram from Aditya Classes. We are doing the remaining part of chapter Lifeline of National Economy. ठीक है, आज या इसके आने वाले नेक्स्ट क्लास में चैप्टर पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें भी हम लोग एकदम कंसेप्चुअल वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल आपको पूरा का पूरा बुक याद करना है। ठीक है, आपको क्या पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, एसएसटी पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, जो कि मेजर सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद जो भी आपका एडिशनल सब्जेक्ट है, जैसे एक लैंग्वेज का सब्जेक्ट हो गया, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत लिया होगा तो बहुत लोगों को संस्कृत पढ़ना है, कंप्यूटर पढ़ना है। इतना सब्जेक्ट को याद कर पाना लास्ट टाइम में बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, और इम्पॉसिबल होता है, और बेवकूफ़ी वाला भी काम होता है, गधा वाला काम होता है ये। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, स्मार्टली पढ़ना है और रिलेट करके पढ़ना है कि हमको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाए। अगर हम लोग ये इकोनॉमिक्स अगर हम लोग ये अभी ज्योग्राफी वाला पार्ट कर रहे हैं, इसमें जो भी आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज दिया है, चाहे वैल्यू एडिशन वाला दिया हो, चाहे फीडर रोड वाला, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन वाला आपको समझाया हो, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी क्या है, किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है, वो आपको इकोनॉमिक्स में भी काम आएगा। 100% श्योरली आप इकोनॉमिक्स के लिए स्टे ट्यून विथ आदित्य क्लासेज। आपको डेफिनेटली फ़ायदा होने वाला है आपके बोर्ड्स एग्जामिनेशन में। तो स्टे ट्यून विथ आदित्य क्लासेज। चलिए ठीक है, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड। ट्रेड क्या होता है भाई? सबसे पहले समझते हैं ट्रेड क्या होता है। व्हाट इज ट्रेड? ट्रेड मतलब जहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता हो। ठीक है, इंपोर्ट मतलब बाहर से चीज़ें मंगवाना, और एक्सपोर्ट मतलब अपनी चीज़ों को बाहर की तरफ भेजना। ठीक है, और इसी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जो आपको मिनिमम मार्जिन मिलता है, उसी को क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग बोलते हैं। ठीक, ट्रेड और ट्रेडिंग दोनों एक तरीके से हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स अक्रॉस द स्टेट एंड द कंट्रीज इज नोन एज ट्रेड। एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स मतलब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। मान लीजिए जो आपके घर में आपको बताए थे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में किस तरीके से रिटेल जो शॉप होते हैं वो ट्रेडिंग करते हैं। वो क्या करते हैं, मान लीजिए एक होलसेल मार्केट है और एक रिटेल मार्केट है। कोई एक कमोडिटी है, कमोडिटी का मान लो ए है। ठीक है, होलसेल मार्केट में कोई एक ट्रेडर गया, क्या किया, किसी एक कमोडिटी को 10 रुपये का खरीदा, 10 रुपये का खरीद लिया, 10 रुपये खरीद लिया। और रिटेल मार्केट में इसी एक कमोडिटी को कितने में बेच दिया? 13 रुपये में बेच दिया ये। ठीक है, कितने में बेच दिया? 13 रुपये में बेच दिया। तो यहाँ पे मार्जिन कितना है गया? मार्जिन कितना है? 3 रुपीज़ का। 3 रुपीज़ का क्या हो गया यहाँ पे? मार्जिन हो गया। तो इसी को क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग बोलते हैं। और ट्रेड में क्या होता है? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है। या आप बेसिकली समझ गए, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक, एक और चीज़ आपको समझना है कि भाई ट्रेडिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। अभी आप लोग देखे होंगे रसिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट, इधर उधर सुना होगा। तो यूरोप जो है यूक्रेन के साथ था और रसिया के अगेंस्ट था, फिर भी रसिया से क्या खरीद रहा था? नेचुरल गैस खरीद रहा था। ठीक, ऐसे देखना है किस तरीके से हम लोग का डिपेंडेंसी हो सकता है। मान लीजिए इंडिया में डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स मिलते हैं, लेकिन कोई एक मिनरल जैसे ऑयल है यहाँ पे नहीं मिलता है, और मिलता भी है तो इस अमाउंट में नहीं मिलता है कि जो 140 करोड़ पीपल के नीड को पूरा कर दे। इतना पे तो नहीं मिलता है, ऑब्वियस सी बात है। तो हमको क्या करना पड़ता है इस केस में? सऊदी अरेबिया से, ईरान से, जो कि अरब कंट्रीज हैं, ठीक है, उनसे क्या होता है, हम लोग को ऑयल को खरीदना पड़ता है। अमेरिका है, उससे ऑयल को खरीदना पड़ता है। और हमारे यहाँ एग्रीकल्चरल प्राइमरी सेक्टर मतलब प्रायोरिटी है हमारे पूरे के पूरे इकोनॉमिक में। तो उस इकोनॉमी में जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, उसमें प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या होता है? रॉ मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स होते हैं। तो जहाँ पे मान लीजिए अरब में क्या है, आपका एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को कहाँ भेजते हैं? अरब में भेजते हैं। और उसी के एक्सचेंज में हम क्या लेते हैं? ऑयल लेते हैं। तो कोई भी कंट्री हो, उस पर कुछ सर्टेन रेस्ट्रिक्शन होते हैं इन द टर्म्स ऑफ नेचुरल रेस्ट्रिक्शन, जहाँ पे हो ही नहीं सकता है। तो किसी एक कंट्री को नीड को फुलफिल करने के लिए ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि वहाँ पे पूरा का पूरा जो मिनरल्स हो, नेचुरल रिसोर्स हो, वो अवेलेबल हो। उसको किसी न किसी कंट्री पे डिपेंडेंट रहना होता है। तो ये अराइज क्या करता है? ट्रेड के पॉसिबिलिटी को अराइज करता है। अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बस यही सोचना है कि मान लीजिए जैसे इंडिया है, इंडिया में एग्रीकल्चरल क्रॉप्स अच्छे से होते हैं और ऑयल
होता है, लेकिन उस बेसिस पे नहीं होता है कि 140 करोड़ पीपल के नीड को पूरा कर पाए। इस केस में क्या करेंगे, ऑयल हम खरीदेंगे, लेकिन अरब में क्या होता है, अरब में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट नहीं होता है, हम लोग क्या करेंगे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का एक्सचेंज कर लेंगे ऑयल से। ठीक, एक कंसेप्ट ये समझ लीजिए। दूसरा कंसेप्ट क्या है, ठीक है, जब किसी भी कंट्री का ट्रेडिंग होता है, ट्रेड होता है, जैसे मान लीजिए इंडिया है, इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने इंपोर्ट किया ₹100 करोड़ का ऑयल, क्रूड ऑयल, और एक्सपोर्ट किया, इंपोर्ट किया, ये एक्सपोर्ट क्या किया, एक्सपोर्ट किया कितने का ऑयल, सॉरी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट कितने का किया, मान लो 80 करोड़ का, 80 करोड़ का क्या किया, ऑयल को एक्सपोर्ट किया। तो यहाँ पे भाई हम लोग तो 20,000 के घाटे में हो गए, मतलब 20 करोड़ के, सॉरी 20 करोड़ के क्या हो गए, घाटे में हो गए, 20 करोड़ के घाटे में है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रेड डेफिसिट। क्यों क्या बोलते हैं, ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं। ठीक है, अगर यही एक्सपोर्ट वाला प्रोडक्ट कितने का होता आपका, 120 करोड़ का होता, ₹120 करोड़ का होता, तो हम लोग 20 करोड़ के क्या होते हैं, ₹20 करोड़ के ट्रेड सरप्लस में रहते हैं। बेसिक सा कंसेप्ट है। नीड ऑफ द ट्रेडिंग आपको समझ में आ गया कि किसी भी एक नेचुरल कंडीशन में पूरे के पूरे रिसोर्स मिल पाना इम्पॉसिबल है, इसलिए जो रिसोर्स का डेफिसिट होगा किसी कंट्री में, उसका अगर कहीं और होता होगा, किसी और कंट्री में होता होगा, तो उससे वो ले लेंगे, हमारे यहाँ जो ज़्यादा होगा उसको दे देंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। ठीक, ये बेसिक कंसेप्ट है, आप समझ लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं आप। इंटरनेशनल ट्रेड डिटरमाइंस द इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ऑफ द कंट्री। किसी भी कंट्री में आपको एक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का भी आपको बताया हुआ था फंडा। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है भैया, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है, ठीक है, मान लीजिए यूएस जो है, यूएस डॉलर, जो यूएस का डॉलर है, ये इतना स्टेबल क्यों है, सबसे पहली बात, वहाँ के कंट्री के इकोनॉमिक के पर्सपेक्टिव में वो क्या है, स्टेबल है, इसलिए क्या है, वाइडली डिमांडेड है और वाइडली एक्सेप्टेबल है। वाइडली एक्सेप्टेबल होने से क्या होता है इसका, वाइडली एक्सेप्टेबल होने से मान लीजिए हमको अगर सऊदी अरबिया से क्या करना होगा, ऑयल को परचेज करना होगा, तो वो क्या रुपीज़ में पेमेंट एक्सेप्ट करेगा, ऑब्वियस सी बात है नहीं करेगा। वो किस में पेमेंट एक्सेप्ट करेगा, यूएस डॉलर में पेमेंट एक्सेप्ट करेगा। क्यों, क्योंकि यूएस डॉलर जो होता है वह एकदम स्टेबल करेंसी है, उसमें ज़्यादा फ्लक्चुएसन देखने के लिए नहीं मिलता है, इसलिए वो किस में करेगा, यूएस डॉलर में करेगा। यूएस डॉलर तो यूरोप से भी आपको सामान खरीदना, मान लो अरबिया को कुछ खरीदना होगा, तो उसको भी वो यूएस डॉलर में पेमेंट कर सकता है, और बाद में यूएस डॉलर के पास, यूएस के पास यूरोप को कुछ खरीदना होगा तो यूएस से वो मंगा लेगा, यूएस डॉलर को ही पेमेंट करेगा उसके साथ। लेकिन रुपीज़ के साथ क्या होता है, अगर मान लो सऊदी अरबिया रुपीज़ में पेमेंट एक्सेप्ट कर लेता, बहुत ज़्यादा पेमेंट हो जाता है, तो रुपीज़ को खर्च कहाँ करता है, वो पैसा रखे रखे, मतलब कोई चीज़ नहीं ठहरा हुआ नदी सड़ जाता है। तो पैसे के साथ भी यही कंसेप्ट है, पैसा आया है उसका सर्कुलर फ्लो होना चाहिए, उसका सर्कुलेशन मार्केट में होना चाहिए, या तो इन्वेस्टमेंट के टर्म में, या तो किसी एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी के टर्म में उसका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और उसका सर्कुलेशन होना चाहिए। और रुपीज़ में ले लेगा तो उसको फोर्सफुली इंडिया से कुछ ना कुछ सामान खरीदना पड़ेगा जो कि उसको जरूरत नहीं होगा, रुपीज़ में ही पेमेंट एक्सेप्ट देना पड़ेगा इंडिया को ही, क्योंकि इंडिया एक्सेप्ट करेगा, ऑब्वियस बात है, रुपीज़ में पेमेंट। यूएस तो एक्सेप्ट करने वाला नहीं है, यूरोप तो एक्सेप्ट करने वाला नहीं है, वही वाला है। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे यहाँ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमको कोई भी चीज़ बाहर से इम्पोर्ट करना हो तो उसको पेमेंट कहाँ करना है, यूएस डॉलर में ही करना होगा मोस्ट प्रोबेबल। इसलिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व किसी भी कंट्री के प्रोस्पेरिटी को दिखाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होगा, जहाँ पे इंपोर्ट इक्वल टू एक्सपोर्ट होगा, इंपोर्ट इक्वल टू एक्सपोर्ट होगा, इज द डिफरेंस बिटवीन द exports and import of the country. When the export is more than the imports, it is known as favorable
बैलेंस ऑफ ट्रेड, और इट इज नोन एज ट्रेड सरप्लस। ठीक, when the imports are more than the exports it is known as unfavorable balance of trade and it is known as trade deficit। ठीक है, ये दोनों चीज आपको बता दिया है मैंने। अब आगे बढ़ते हैं। मेजर एक्सपोर्ट्स ऑफ द इंडिया इंक्लूड एग्रीकल्चरल एंड अलाइड प्रोडक्ट। मैंने आपको बताया था किस तरीके से हमारे यहाँ बहुत सारी नदियाँ हैं, मानसून का सीजन आता है, रबी, खरीफ, जैद, 3 एग्रीकल्चरल मतलब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के सीजन होते हैं बेसिकली। और इसमें हम हमारा क्या है, हमारा सुप्रमेसी है, हमारा बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है एग्रीकल्चरल एंड अलाइड प्रोडक्ट में। मिनरल्स एंड ओर्स हो गया, जेम्स एंड ज्वेलरी एंड द कोल। इंडिया मेनली इंपोर्ट पेट्रोलियम, जो कि आपको बताया हुआ था पेट्रोलियम का कमी है, एंड द पेट्रोलियम अलाइड प्रोडक्ट्स, पर्ल्स एंड द प्रीसियस स्टोन्स, कोल, कोक एंड मशीनरी। आईटी इंडस्ट्री ऑफ इंडिया अर्न्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर द कंट्री। आईटी इंडस्ट्री में एक आउटसोर्सिंग नाम का चीज आता है, आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी आईटी का आपको यूएस में है, उसको क्या करना है, कॉल सेंटर को हायर करना है। तो कॉल सेंटर अगर अमेरिका में हायर करेगा तो उसको ज़्यादा पेमेंट देना पड़ेगा वहाँ के एम्प्लॉय को, क्योंकि वहाँ का लेबर लॉज अलग है। अगर यहाँ के कंट्री में, यहाँ पे वो अपना कॉल सेंटर खोल देता है, कंपनी अमेरिका में लेकिन उसका कॉल सेंटर है कहाँ पे, इंडिया में, सारा का सारा उसका प्रॉब्लम जो है इंडिया वाला कॉल सेंटर हैंडल कर रहा है। इंडिया में एम्प्लॉय क्या हो जाएंगे, चीप लेबर। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपको याद कीजिए, बताया हुआ था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या बताया था, पहला क्या होता है, चीप लेबर। ठीक है, चीप लेबर अवेलेबिलिटी, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, पावर अवेलेबिलिटी। ठीक है, ये सब बताया हुआ था मैंने आपको बहुत अच्छे से। चीप लेबर है इंडिया में तो कहाँ पे उसका कॉल सेंटर खोल देगा, वो इंडिया में खोल देगा। मान लीजिए कोई एडिटोरियल लिखना है, लिखने वाला काम है, वहीं अमेरिका में कोई कंपनी है, अमेरिका में वो लिखवाता तो ज़्यादा पैसा पड़ता, लेकिन कहाँ पे, इंडिया में अगर लिखवाएगा तो कम पैसे में उसका और इफेक्टिव काम हो जाएगा। इसलिए तो इंडिया में आप सुनते हैं इंग्लिश का कल्चर बहुत तगड़ा है, क्योंकि जॉब जॉब प्रोस्पेरिटी है, जॉब बहुत इजीली मिल जाता है इंग्लिश सीखने पे। इसलिए हमारे यहाँ आउटसोर्सिंग भी उसका एक मेजर कारण हो सकता है, ये आप बेसिक से समझ लीजिए। तो आईटी सेक्टर किस तरीके से ये करता है, फॉरेन एक्सचेंज को रिसीव करता है। एक मिनट, जो हमारा आईटी सेक्टर है वो फॉरेन एक्सचेंज को बहुत ज़्यादा अर्न करता है। अब फॉरेन एक्सचेंज किस तरीके से हमारे लिए फेवरेबल हो सकता है, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास जब तक से रहेगा तभी हम किसी चीज़ को इंपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि बाहरी दुनिया में, बाहरी वर्ल्ड में और अदर कंट्रीज में जो फॉरेन ट्रेड हम लोग करते हैं वहाँ पे यूएस डॉलर ही एक्सेप्टेबल है। ठीक है, अब टूरिज्म पे बढ़ते हैं हम लोग आगे। Tourism is also an important industry. More than 58 million foreign tourists visited India in 2010. The tourism industry employs more than 15 million people in the country. ठीक है, टूरिस्ट आएंगे उनको पता नहीं होगा हमको कहाँ घूमना है। ताजमहल घूमने जाते हैं तो अपना गाइड रखते हैं कि आइए हम आपको ताजमहल दिखाने के लिए जाते हैं, गाइड है वो लोग। मतलब टूरिस्ट आएंगे, एक गाइड लेंगे, उसके बाद आएंगे तो टैक्सी वगैरह का भी यूज़ करेंगे, होटल भी यूटिलाइज करेंगे, आएंगे तो यहाँ पर खाना भी खाएंगे। इस तरीके से टूरिज्म सेक्टर जो इंडिया में आता है वो भी टर्सरी सेक्टर में भी आएगा। तो उसमें किसको इन्हेंस कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन को इन्हेंस कर रहा है, होटल के बिजनेस को इन्हेंस कर रहा है। गाइडिंग क्या है, गाइड जो दे रहा है एक सर्विस सेक्टर है। ठीक है, सर्विस सेक्टर में है ना, किसी को सर्विस दे रहा है अपना, उसके पास अपना नॉलेज है और बता रहा है ताजमहल के बारे में, देखो ताजमहल कौन बनवाया था, किस तरीके से बनवाया था, किसी याद में बनाया गया था, ये सब बता रहा है, वो भी सर्विस सेक्टर में ही आएगा। तो इस तरीके से करके 15 मिलियन पीपल को जो टूरिज्म इंडस्ट्री है इंडिया में उसने जॉब दिया हुआ है। तो कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ जॉब है ये। अगर मान लो टूरिस्ट आना बंद हो जाए किसी भी कारण से तो क्या होगा इस केस में, 15 मिलियन जो पीपल हैं वो क्या हो जाएंगे, जॉबलेस हो जाएंगे। और जॉबलेस हो जाएंगे तो क्या होगा, उनके पास पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो गरीबी बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी तो क्या होगा, उनका जो लाइफ स्टाइल है, लिविंग स्टैंडर्ड है, वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में जो टूरिज्म एज ए ट्रेड है और इसको बेहतर तरीके से हम कवर करेंगे। और जब टूरिज्म एज ए ट्रेड हम चैप्टर मतलब टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इसी टॉपिक का है, तो इसमें क्या करेंगे, 2010 का डाटा है ये, 2010 का ये क्या है, डेटा है।
इसको हम लोग 2021 के टर्म में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, क्योंकि ये थोड़ा ओल्ड हो गया है। 2010 में क्या होता था, इससे हमको क्या मतलब है, अभी आ गए हम लोग 2021 में। 2021 में क्या इसका पोजीशन है, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट कर रहा है, कितने लोग आते हैं, ये सब बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे हम लोग। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द हैंडीक्राफ्ट सेक्टर एंड प्रमोट्स आवर कल्चर। ठीक है, देखे होगे जो अपना ट्रेडिशनल जो आर्ट मेकिंग होता है उसका मेला लगता है, लोग आते हैं, अरे वाह कितना अच्छा है, बहुत तगड़ा है। तो उनका कॉस्ट भी ज़्यादा होता है, ये लोग आते हैं, यहाँ के कल्चर होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के। उड़ीसा में चले जाएंगे तो वहाँ का कल्चर कुछ और है, बिहार में आएंगे वहाँ का कल्चर कुछ और है, साउथ इंडिया जाएंगे वहाँ का डिशेज, वहाँ का कुजीन, वहाँ का टायर स्लाइटली डिफरेंट है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो लोग आएंगे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर का आनंद उठा सकते हैं, मज़ा ले सकते हैं। तो वहाँ पे जाएंगे, वहाँ का हैंडीक्राफ्ट भी खरीदेंगे, वहाँ का खाना भी खाएंगे। तो क्या होगा, इससे हैंडीक्राफ्ट का प्रमोशन होगा और हमारे कल्चर का भी प्रमोशन होगा। सम इम्पोर्टेंट टूरिस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज जम्मू एंड कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल उत्तराखंड लिख सकते हो, उत्तराखंड, राजस्थान एंड द टेम्पल टाउन ऑफ साउथ इंडिया। टेम्पल टाउन आप लोगों ने पढ़ा होगा, चोला चेराज पांड्या डायनेस्टी। ठीक है, ये तीनों पढ़ा होगा डायनेस्टी के बारे में आपको। विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ा होगा, बहमनीट किंगडम किंगडम के बारे में पढ़ा होगा। इन लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट और देवनागरी स्टाइल में टेम्पल बनाए हुए थे जो कि बहुत खूबसूरत थे, उसमें एम्बेलिशमेंट किए हुए थे। ये तो हिस्ट्री का पार्ट है, तो कभी वहाँ पे जाएंगे हिस्ट्री में तो उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन ये लोग आते हैं तो ये जो इतना खूबसूरत बनाए हैं मंदिर वो लोग, तो ये टूरिस्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है अपने तरफ, क्योंकि टूरिस्ट देखना चाहता है उसको, भाई इतना बेहतरीन मंदिर कहाँ से बना दिया इन लोगों ने। तो इससे टूरिज्म सेक्टर क्या होता है, इन्हेंस होता है और हमारे कल्चर का भी प्रमोशन होता है, कल्चरल प्राइड का बात है। चलिए ठीक है, इस चैप्टर में चाहे होल आउट द थ्रू आउट द इस लेक्चर में, इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा, इस चैप्टर में क्या पढ़ा, स्टार्टिंग से आपको बता रहे हैं प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी क्या होता है आपको बहुत अच्छे से पता होगा। उसमें वैल्यू एडिशन होता है, फाइनल फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म होता है, फिर उसमें वैल्यू एडिशन करके सर्विसिंग चार्ज जोड़ के आपके पास पहुंचाया जाता है। किसके किसके थ्रू पहुंचाया जाता है, तो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के थ्रू पहुंचाया जाता है, जो कि लाई करता है टर्सरी सेक्टर में। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में आपका रोड था, रेलवेज था, वाटरवेज था और आपका एयरवेज था, पाइपलाइन था। ठीक है, रोडवेज में मेटल और अनमेटल रोड थे, वो वाला प्रॉब्लम देखा कि अनमेटल रोड रेनिंग सीजन में उसमें हम लोग नॉन मोटरेबल हो जाता है वो। ठीक है, उसके बाद रेलवे में देखा, रेलवे बल्कि गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर सकता है लेकिन वो डोर टू डोर डिलीवरी नहीं दे सकता है। वाटरवेज में हम लोगों ने देखा, वाटरवेज में देखा कि किस तरीके से वो बेनिफिशियल हो सकता है, पोल्यूशन कम कर सकता है, ट्रैफिक जैम कम कर सकता है, रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट भी घटा सकता है। रेट मतलब हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन चार्ज का, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज क्या करेगा, वो डिक्रीज कर देगा। ठीक, एयरवेज में देखा कि किस तरीके से वो भारी बल्कि मटेरियल को नहीं ट्रांसपोर्ट कर सकता है, लेकिन जो जो लाइट वेट मटेरियल है उनको बहुत फास्ट ट्रांसपोर्ट कर सकता है। पाइपलाइन में देखा हम लोगों ने कि पाइपलाइन में क्या होता है, पॉल्यूशन भी कम होता है, बहुत फास्ट ट्रांसपोर्टेशन होता है, लिक्विड पार्ट का मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट का बहुत अच्छे तरीके से ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। फिर हम लोगों ने इंडियन पोस्टल गार्ड इंडियन पोस्टल सर्विसेज के लिए देखा था, राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, वो सब अब मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ था। आपको इंटरनेशनल ट्रेड में आपको व्हाट इज ट्रेड बताया, ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, ट्रेड सरप्लस क्या होता है, फेवरेबल ट्रेड क्या होता है, अनफेवरेबल ट्रेड क्या होता है, ये हम लोगों ने देखा। फिर अब टूरिज्म वाला एक सेक्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया का बहुत रिच कल्चरल पास्ट रहा है। ठीक है, कल्चर के बेसिस में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कल्चर में है, हम लोग के कल्चर को सैलेड बॉल थ्योरी की तरह से मतलब ये किया जाता है, प्रोजेक्ट किया जाता है। सैलेड बॉल थ्योरी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आपके स्कोप से बाहर है वो, लेकिन थोड़ा बहुत दिखा देंगे कि हम अपने कल्चर को क्या कर पाए, चेरिश कर पाए। चलिए ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। स्टे ट्यून विद द आदित्य क्लासेज।